नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड मुद्दा में अशोक वानखेड़े। और कल देर शाम एक खबर हमने चलाई थी। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन तीनों की बंद कमरे में एक मीटिंग को लेकर। उस खबर में हमने बताया था कि 2 घंटे बंद कमरे में तीनों की मीटिंग हुई। हालांकि ये जो 2 घंटा है ड्यूरेशन, इसको लेकर के अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। कहीं पर 80 मिनट कहा जा रहा है, कहीं 90 मिनट कहा जा रहा है। लेकिन उस मीटिंग में राहुल गांधी असहमति के साथ निकल आए थे। हुआ क्या था उस मीटिंग में, ये कहानी अब तक नहीं खुली थी, लेकिन ये कहानी खुल गई। दरअसल साहेब के दफ्तर में बैठकर, मोदी के दफ्तर में, जो मोदी का चैम्बर है संसद भवन में, उसी में बैठे हुए थे तीनों लोग। और राहुल ने साहेब और शाह दोनों से अकेले मोर्चा ले लिया। उसी कमरे में बैठकर राहुल ने मोदी का पूरा खेल पकड़ा और कागज पर ब्लैक एंड व्हाइट में लिख करके दे दिया। ये लिखित में पहली बार, क्योंकि जो भी एक बार डाइसेंट नोट्स जो कहीं पर भी कॉलेजियम हो, मीटिंग हो, लिखा गया, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ गया है। अब बड़ी बात है कि ये हुआ क्यों, राहुल को क्यों अड़ना पड़ा। राहुल को पता था कि उनके कहने से मोदी और शाह अपने जो पहले से फैसले लिए जा चुके हैं उनसे हटने वाले नहीं है। ये बवाल क्यों हुआ, इस पर हम आएंगे। जरा भाव को ले आइए पहले, लाइए जोड़िए। स्वागत है भाव। दरअसल राहुल गांधी पिछले करीब 1.5-2 साल से एक बात बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने कहते हैं कि आप मीडिया गिन लो, भाषण में भी कहते हैं मीडिया में आप गिन लो, कॉर्पोरेट में गिन लो, जो मोदी जी की सरकार है इसमें बैठे टॉप नौकरशाहों में गिनती कर लो, आपको 100 में 99, 98 या 95 आपको अपर कास्ट के लोग मिलेंगे। 2 से 5% के बीच में वेरी करता हुआ आपको पिछड़ा और दलित मिलेगा। दरअसल राहुल की इस बात से सिर्फ भाजपाइयों में नहीं बेचैनी होती है, राहुल के इस एंगल से हमारे मीडिया के भी तमाम मनुवादी साथियों में भी दिक्कत होती है। वो राहुल को टारगेट पर लेने लगते हैं कि राहुल ही इस देश में असली विलन है। बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी साथी भी हैं जो मोदी और शाह के पर सवाल उठाते हैं, लेकिन राहुल को गाली देने से वो बाज नहीं आते हैं, क्योंकि उनके भीतर के मनुवाद पर राहुल अटैक कर देते हैं। राहुल ने यही बात अगर मोदी और शाह से झगड़ा किया मीटिंग में, तो किस बात पे किया? ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए, दलित के लिए और अल्पसंख्यक के लिए। बिल्कुल स्पष्ट बताओ, इन्हीं के लिए लड़ाई लड़ी। और सीधा कहा कि नाम बताओ मुझे, इतनी लंबी सूची लेके आप लोग आ गए हो, मुझे पहले से नहीं दिया, जरा इसमें से गिनवाओ कितने ओबीसी, कितने ईबीसी, कितने दलित हैं, जरा खबर दिखाइए, फिर भाव के पास चले। ये इंडियन एक्सप्रेस ने जो है सबसे मतलब भीतर की खबर छापी है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है इसकी। राहुल गांधी रिकॉर्ड्स डाइसेंट एज पीएम लेड पैनल मीट टू सेलेक्ट सीआईसी विजिलेंस कमिश्नर, व्हाट एलओपी ऑब्जेक्टेड टू। ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी और सीआईसी को जो है चुनने के लिए ये पैनल, मोदी का पैनल बैठा था, मोदी शाह और राहुल। चलिए जरा हिंदी वाली हेडलाइन लाइए। सीआईसी वाली लिस्ट में एससी, एसटी और ओबीसी से कोई नहीं। मोदी की बैठक में राहुल ने जताया विरोध। फिर क्या हुआ, क्या हुआ, जरा भीतर थोड़ी सी खबर फैक्ट्स बता दें, फिर चलते हैं इसके एनालिटिकल पार्ट पे कि ये खाली क्यों है और कितना बड़ा खेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 3 सदस्यीय चयन समिति की बैठक में बुधवार को नया मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी, सूचना आयुक्त आईसीज और एक सीवीसी विजिलेंस कमिश्नर चुनने पर विचार हुआ। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने अपनी सहमति
तीव्र तरीके से दर्ज कराई। असहमति होगा, सहमति लिखा है, तीव्र तरीके से दर्ज कराई। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि शॉर्टलिस्ट की गई सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व लगभग न के बराबर है। नेक्स्ट चलिए, फटाफट चेंज करिए। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा कि राहुल गांधी ने कई सप्ताह पहले सरकार से आवेदकों की जातीय संरचना उपलब्ध कराने को कहा था। अभी अतीत में चलेंगे, ये बार बार हुआ है कि पहले हमको आप दीजिए सूची, लेकिन ये देते नहीं, वहीं बुला कहते हैं लो चलो जाओ। बुधवार को ये विवरण दिया गया, जो सूची उन्होंने कई सप्ताह पहले मांगी थी। लिस्ट में केवल 7% आवेदक ही पिछड़े समुदायों से थे, मात्र 7%। और शॉर्टलिस्ट में सिर्फ एक उम्मीदवार ऐसे समुदाय से था। शॉर्ट लिस्ट में, टोटल लिस्ट में 7% और शॉर्ट लिस्ट में सिर्फ एक उम्मीदवार, सिर्फ एक। राहुल ने इस मुद्दे को बैठक में गंभीरता से उठाया और विस्तृत रूप से असहमति नोट भी सौंपा। डाइसेंट नोट बाकायदे लिखित में गया। राहुल गांधी ने आरोप भी लगाया कि सरकार सूचना का अधिकार कानून को कमजोर कर रही है। उनके अनुसार शॉर्टलिस्ट में शामिल कुछ उम्मीदवारों का अपने पिछले कार्यकाल में पारदर्शिता का रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं रहा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में नियुक्तियों के दौरान एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों को व्यवस्थित रूप से बाहर रखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल की आपत्ति के बाद सीमित आवेदक समूह में उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों में से कुछ नियुक्तियां करने पर सहमति बनी। अब सीधा मैं भाऊ पास चलता हूं, पहले एक सवाल के बाद फिर ये क्या है, कितने लिस्ट में कितने नाम से सब पर आएंगे हम। भाऊ, ईबीसी, यही बात तो 2 साल से राहुल कह रहे हैं। पहली बात तो क्यों इस देश में 90%, 85% आबादी क्यों नीति निर्धारक होने से वंचित की जाती है? वो जो है डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? दूसरी बात, आप सूची ही क्यों नहीं देते हो? वो कई हफ्तों सूची मांग रहे हैं, आपने बुलाया कि आओ हमारे चैम्बर में और ये लो और फाइनल कर देते हैं। ये बात देखिए अधीर आशीष, रंजन ने भी कई बार कही थी एलओपी ये के। पिछली बार जब लोगों की जो अपॉइंटमेंट हुई थी सीवीसी की, 2 लोगों की अपॉइंटमेंट हुई थी, दोनों पे बहुत भयानक तब घमासान हुआ था अधीर रंजन चौधरी के समय। और तब बहुत उसमें यानी वो मीडिया में भी बहुत खबरें उछल के आई थी। देखिए आशीष, आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, मनुस्मृति लागू करने का बेस ही सवर्णों के हाथ में सत्ता है। मनुस्मृति का बेस ही जाति है। जब तक सवर्णों के हाथ में सत्ता होगी नहीं होगी, और जब तक दलित, पिछड़े, ओबीसी, ईबीसी, अल्पसंख्यक इनको सेकंड ग्रेड सिटीजन नहीं माना जाएगा, तब तक मनुस्मृति सही मायने में लागू नहीं होगी। सिर्फ इसके उल्टा संविधान है। संविधान सवर्ण, ईबीसी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों को समान अधिकार देता है। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यकों को और भी अधिकार, उसका प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि वो समाज में अल्पसंख्यक है। बहुसंख्यकों से उसको बचा के रखता है। जो पिछड़े हैं उनको रिजर्वेशन देकर बाकी लोगों के एट पार लाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा संविधान है। संविधान से इनको कुछ लेना देना नहीं। तो चाहे चुनाव आयोग में नियुक्तियां हो, चाहे सीवीसी की नियुक्तियां हो, चाहे सीआईबी की चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति हो, इन तमाम नियुक्तियों में इन्होंने बहुत बड़ा खेल किया कि 2 वर्सेस 1 हो जाता है। प्रधानमंत्री, उनके सहयोगी मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन। और फिर जब निर्णय होता तो बोले सहमति से हुआ। सहमति कौन सी? 2 की सहमति, 1 की असहमति। मेजोरिटी में 2 होता है, 2 वर्सेस 1 हो जाता है और हो जाता है। इसीलिए कम से कम चुनाव आयोग में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने जो व्यवस्था दी थी कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और वहां पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसमें भी ये जो नाम की लिस्ट देने की बात है, ये बिल्कुल नहीं देते। क्योंकि आपको यदि नामों की लिस्ट दी गई 1 सप्ताह पहले, तो आप
उनका ड्यू इंटेलिजेंस देखेंगे। हाँ। ये कब संघ के शाखा में जाता था, इनके पिताजी क्या थे, इनके ऊपर सीबीआई की पहले कितनी इंक्वायरी हो चुकी है, ये कितनी बार सस्पेंड हो चुके हैं, इनने कितनी बार जातीय सूचक गाली देने की वजह से इन पे एक्शन हुई है, ये कितने घनघोर जातिवादी है, ये सारा तुम्हारा बैकग्राउंड निकलता है बाहर। और जब ये बैकग्राउंड निकलता है बाहर, तो वहां पे जब आप बात करोगे तो दन दन पॉइंट लिखवा सकते हो कि ये आदमी के ऊपर 3 बार ये सस्पेंड हो गया, इसको कैसे आप नहीं हाले हैं। हम्म। लेकिन आप उनको देखिए, बुधवार को मीटिंग और बुधवार को लिस्ट दी गई। क्या अनुसूचित जनजाति में, क्या ओबीसी में, क्या ईबीसी में, क्या अल्पसंख्यकों में बुद्धिजीवी रहे नहीं गए? जो उन्होंने कहा कि आईएएस ऑफिसर्स कहा, बैंक के चेयरमैन देखिए आप कितने अपॉइंट होते हैं, जुडिशरी भी देखिए क्या परसेंटेज है। हर जगह क्यों रखा जाता है अलग? मैं ये नहीं कहता हूं कि उनके लिए रिजर्वेशन रखो। यदि जुडिशरी में भी आप देखा जाए तो एक से एक वकील है ओबीसी क्लास के, ईबीसी क्लास के, ट्राइबल से एक से एक वकील है कि जिनका डंका बजता है, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं होगा। प्रमोशन भाजपा के स्पोक्स पर्सन का होगा हाई कोर्ट पे, वो भी ब्राह्मण का होगा। और फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के भांजे का होगा, क्रीमी लेयर का है वो भी। क्रीमी लेयर पे बहुत बात करते थे गवई। वो भी बार्टर में हुआ होगा। तुम हमारा इसको पास करो तो हम तुम्हारा भांजे को निकलवा देते हैं। गिव एंड टेक के मामले में हुआ है वो। तो कुल मिलाकर यदि आपको मनुस्मृति, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि 2014 से हम क्या देख रहे हैं। हमारा क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कोई व्यक्तिगत झगड़ा है कि आपका और मेरा? कौन सा ऐसा उन्होंने घोड़ा मारा यार, हमारा कोई गधा उनके खेत में गया है? ये विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा की लड़ाई भी नहीं है भाई। यदि कोई संघ की विचारधारा लेके चलता है, हिंदुत्व की विचारधारा लेके चलता है, वो उनकी विचारधारा उनकी तरफ। हाँ। विचारधारा भिन्न होनी चाहिए। समाज फोटोकॉपी नहीं हो सकता एक दूसरे का। लेकिन बाय एंड लार्ज यदि इस देश ने संविधान को एक्सेप्ट किया है और उस संविधान के हिसाब से देश चलेगा, तो फिर उस संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाली विचारधारा यदि सत्ता में आती है और वो खिलवाड़ करती है तो उनका विरोध करेंगे। ऐसा नहीं कि इसके पहले संविधान की, मतलब बीजेपी की विचारधारा वाले लोग नहीं थे सत्ता में, बिल्कुल थे। लेकिन संविधान के साथ इतना घनघोर खेल नहीं हुआ। संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जे नहीं हुए तब, अटल जी के तब भी कब्जे नहीं हुए। ये जो, और ये कब्जे वाली बात और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है जबकि बैसाखियों पे सरकार है। हाँ। आप इमेजिन करिए इनको 370 पार मिल जाता, 400 मिल जाता, ये सीबीसी अबॉलिश कर देते। अभी कर भाई दिया है। आप सीआईसी सीबीसी क्यों चाहिए आपको? भाई राइट टू इंफॉर्मेशन ये ऐसा टूल है जो मुझे लगता है कि संविधान लिखने के बाद जो सबसे बड़ा एक अधिकार मिला है हमें, वो राइट टू इंफॉर्मेशन था। राइट टू इंफॉर्मेशन को सरकार को भी आम आदमी के झोपड़े के बराबर खड़ा कर दिया है। और यदि मैं राष्ट्रपति की तौहीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन राष्ट्रपति भवन और त्रिलोकपुरी का एक झोपड़ा बराबर हो गया है। क्योंकि राष्ट्रपति भवन यदि अपने राष्ट्रपति भवन में कलर का टेंडर भी निकालता है तो उसकी इंफॉर्मेशन एक झोपड़ी वाला भी चाहता है, क्योंकि उसका देश है और उसका राष्ट्रपति भवन, उसका भी अधिकार है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन ने गदर कर दिया। बहुत हद तक भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा। लोग डरते हैं, अरे बोले इंफॉर्मेशन में कोई मांग लेगा तो परेशानी हो जाएगी। अब सिस्टमैटिकली आप मुझे बताइए, ये राइट टू इंफॉर्मेशन यूपीए सरकार लाई, और सबसे ज्यादा राइट टू इंफॉर्मेशन के झटके यूपीए सरकार ने झेले। उसने झेले, हाँ।
हाँ। सबसे ज्यादा राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत यूपीए सरकार पे हमले हुए, कई चीजें पकड़ी गई। उनको मालूम था कि ये अपने पे होगा, ऐसा नहीं कि इतने बेवकूफ थे वो, लेकिन इन लार्जर इंटरेस्ट, चलो हमारे भी लोग पकड़े जाएंगे, हम भी पकड़े जाएंगे, हमारे साथ भी गलत होगा, हो सकता है हम चुनाव भी हार जाए, लेकिन इसके बावजूद ये अधिकार बहुत नितांत जरूरी है। हम 20वीं सदी में, 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। समय के साथ ये अधिकार मिला। क्या हुआ अब उस अधिकार का? वो अधिकार अब मरणासन स्थिति में पड़ा है आशीष। हाँ। नहीं देते रिप्लाई, जा, नहीं देते। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मतलब वो राइट बोल। टू इंफॉर्मेशन में, राइट टू इंफॉर्मेशन में इस देश के प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं ले सकते आप। भाई मेरे देश के प्रधानमंत्री है, मैं जानना चाहता हूं कि कौन से साल उन्होंने डिग्री ली, हाँ। यूनिवर्सिटी बता दे। वो कहते हैं कि मैंने डिग्री ली, तो यूनिवर्सिटी को बताने में तो गर्व होना चाहिए। किस बात की शर्म है यूनिवर्सिटी में कि जो डिग्री बोलती कि नहीं नीति, वो नीचता कहां से आ गई इसमें? देश के प्रधानमंत्री का एजुकेशन क्वालिफिकेशन नीचता का अधिकार कहां से हो गया भाई? वो देश के प्रधानमंत्री है। वो साफा भी कौन सा पहनते हैं उसमें भी आधा घंटा चर्चा होती है टीवी पे। 15 अगस्त में ये निरंतर है, मैंने सालों बैठा हूं मैं टीवी पे भाई। 15 अगस्त में वो महात्मा गांधी के समाधि पे जाते हैं और उसके बाद लाल किले पे आते हैं। तो महात्मा गांधी से समाधि से लाल किले तक जो आने का टाइम है, उस टाइम में क्या डिस्कस होता है आप टेलीविजन डिबेट उठा के देखिए पिछले 10 साल से, कि महात्मा गांधी की यहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी और साफा कौन सा पहना। और कोई कहते राजस्थानी है, ये मेवाड़ी है, ये इसका मायने ये है, उसके ऊपर का रंग ये है, तुर्रे का रंग ये है, उसके इसके मायने ये है। भाई जब तक वो लाल किले पे नहीं आते वही चलते रहता है। जब प्रधानमंत्री के साफे पे आधे घंटा डिस्कशन हो सकता है, तो प्रधानमंत्री की डिग्री पे क्यों नहीं? अब तो प्रधानमंत्री की डिग्री मांगने पे जेल होने लगी है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन का गला घोटने का ये बेहतरीन तरीका है। ये कोई भी देखिए, 2014 के बाद मेजर डिफरेंस क्या हुआ? किसी ने मुझे पूछा एक दिन, आपको क्या लगता है कि 2014 के बाद ऐसा क्या, मोदी जी आने के बाद ऐसा क्या बदलाव हुआ? मेरे एक ही बदलाव हुआ, सवाल पूछने पे गुस्सा होने लगी सरकार। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन में हो, मीडिया में हो, आर्टिकल्स में हो, डिस्कशंस में हो, सरकार को सवाल पूछा कि सरकार तिलमिला जाती कि ये तुच्छ आदमी, इसको किसने अधिकार दिया पूछने का? हम तो हमारे अपने आप को तो आपने पहले डिक्लेयर कर दिया कि हमारी कोई जाति नहीं, हम तो आंबेडकरवादी है। आंबेडकर ही हमारी जाति है, संविधान ही हमारी जाति है। तो इनको बड़ा तुच्छ लगता है। ये पूछेगा हमको? हम तो सत्ता में बैठे हुए राजा है। सामंत 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 को कैसा पूछा जाएगा? लेकिन अब इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि एकदम राइट टू इंफॉर्मेशन बंद कर दे। तो फॉर्मेलिटी के लिए रखा है, फॉर्मेलिटी के लिए। बेसिकली भाऊ क्या है कि बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको इतना पंगु कर देंगे, कमजोर कर देंगे। आप बताइए, डिग्री की आपने बात कही, जिस देश में ये बिल्कुल हास्य का विषय नहीं है, लखनऊ में बर्लिंगटन चौराहा वाले गुप्त रोग विशेषज्ञ जैन की डिग्री जिस देश में दिखाई जाती है, उस देश में प्रधानमंत्री डिग्री गुप्त हो गई। अरे गुप्त रोग विशेषज्ञ अपनी डिग्री दिखा रहा है पूरे देश में। रेलवे, चारबाग रेलवे स्टेशन पे उतरिए, देखिए होर्डिंग इतनी बड़ी बड़ी, पूरे लखनऊ में सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट होती है, पूरे लखनऊ में उसके होर्डिंग्स से पटे पड़े हैं। एयरपोर्ट उतरोगे आप तो, रेलवे स्टेशन उतरो तो, बस अड्डा उतरो तो, वो तो डिग्री छिपा ही नहीं रहा है गुप्त रोग विशेषज्ञ, और इनकी डिग्री गुप्त है। इनकी डिग्री की इलाज पहले करवाओ, इनकी डिग्री सब जेल डालते हैं ये इलाज। नहीं प्रधानमंत्री, नहीं एक एक मैं व्यंग की बात नहीं करता हूँ, प्रधानमंत्री की डिग्री की वजह से मुझे व्यक्तिगत भी परेशानी हुई। एक दिन हमारे पत्नी ने हमको पूछ लिया, प्रधानमंत्री की डिग्री कहते हो, तुम्हारी डिग्री है तुम्हारे पास? हमने बोला अरे हम ग्रेजुएट हैं, मार्कलिस्ट दिखाते। बोले मार्कलिस्ट ने डिग्री है क्या? हमने बोला एक बात। तो हमारे बेटे ने कहा कि पापा सवाल उछला है, प्रधानमंत्री को तो आप बोलते हो, गुजरात यूनिवर्सिटी को बोल रहे हो, अब आप पे आया है। आप मानोगे नहीं, हमने हमारे समय के जो छात्र नेता थे उनको फोन किया इंदौर। बोला क्या है भाऊ? मैंने यार कोई सीनेट में है क्या? बोला अरे अपने ही बच्चे है, बोलो। मैंने यार ये मेरी मार्कलिस्ट की फोटो वो भेज रहा हूं मैं व्हाट्सएप पे।
मेरी डिग्री देखो ना मिल जाए तो। 15 दिन बाद मेरे घर में वो राउंड वो आया हम्म, और उसमें से डिग्री निकाल के हमने पत्नी को दिखाई, मेरी डिग्री है भाई। मैं मेरी यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, वो शायद हो सकता है मुझ पे गर्व करता हो, और मुझे परहेज नहीं मेरी डिग्री दिखाने में। हम्म, हम्म, तो हम्म। आपने कितने सीवीसी आपके पास होने चाहिए, आप उसी में दिखाइए ना। कितने इंफॉर्मेशन कमिश्नर होने चाहिए आपके पास, आपकी मैं सैंक्शन स्टेट 8 है, आपके पास सिर्फ 2 है। हम्म, ये आपकी सीरियसनेस दिखाती है राइट टू इंफॉर्मेशन पर। हम्म, आप पीएमओ पे कुछ नहीं पूछ सकते, हम्म, हर चीज देश की सुरक्षा के साथ जोड़ देते हैं। हम्म, आप यदि कल पूछोगे कि भाई पीएमओ ने जो खर्चा किया है, जो डिनर दिया है पीएमओ ने हम्म, रशियन प्रधान पूरी पुतिन साहब को, उसका खर्चा कितना आ गया, बोले राष्ट्रीय हम्म, सुरक्षा के से जुड़ा हुआ मामला है, इसका जवाब नहीं दे सकते। और पुतिन साहब ने चावल खाए कि रोटी खाई, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कहां से आई? हम्म। लेकिन हर चीज में राष्ट्रीय सुरक्षा। प्रधानमंत्री वो पीएम केयर फंड है, ये कौन सा फंड है? इसका ऑडिट होता ना होता ना, नहीं, नो इन्फॉर्मेशन इज आरटीआई अवेलेबल। दायरे से बाहर है, आरटीआई के दायरे से से बाहर, से पीएम बाहर है। फंड बाहर है। मतलब क्यों बाहर वो है? दुनिया क्यों की बाहर है? जेब, हम्म, क्यों दुनिया बाहर जेब है? ये चेक करेंगे, इनका मैंने कहा, खजाना कोई नहीं। मैं क्यों बाहर है? क्या हम्म, उसमें घोटाला कर रहे हैं आप जो लोगों के सामने आने में शर्म आ रही है? आप स्वच्छता, प्रामाणिकता, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, पारदर्शिता की यदि बात करते हैं तो आप कहते कि भाई ले आओ इसको, एक अलग बिल पास करो कि पीएम हम्म। केयर फंड होगा, उसमें ऑडिट भी होगा और वेबसाइट में डालेंगे आप, उसमें किस बात का डर? हाँ, उसमें कौन क्योंकि सा ऐसा फिर मामला है सारी कि चीजें उसका पकड़ी पैसा नहीं जाएगी, आना? सारी चीजें पकड़ी जाएगी कि साइकिल बनाने वाले को कैसा मेडिकल इक्विपमेंट का ठेका दिया गया कोविड के टाइम पे, करोड़ों रुपए कैसे बटे, कैसे मशीनें मेडिकल की फेल हो गई और लोग मरे, कोई इसकी बात नहीं है। घड़ी बनाने वाले को पुल का ठेका दे दिया, मर गए लोग, गुजरात में पुल गिर गया। हम्म, हम्म। अब घड़ी बनाने वाले को पुल देगे तो ऐसे ही हो गया। अब यदि मैं कहूं तो लोग ऑब्जेक्शन लेंगे, चाय बनाने वालों को देश चलाने के लिए दे दिया। यही बीजेपी वाले कहते थे ना, एक पायलट को देश चलाने के लिए दे दिए तो ऐसे ही होगा। हम्म। वो तो पायलट था, वो अच्छी मशीन चलाता था, हम्म। सॉफिस्टिकेटेड मशीन चलाता था, राजीव गांधी एयरबस का पायलट था। अब यदि मैं बोलूंगा चाय पिलाने वालों को देश, चाय वाले को देश हाथ में दे दिया तो ऐसे ही होगा। लेकिन मैं वो नहीं मानता, मैं क्वालिफिकेशन पे भी नहीं जाता। मैं हमेशा विचारधारा और आदमी की देश के प्रति समर्पण देखता हूं। विचारधारा आपकी संघ की है, आपको देश ने सत्ता में बिठाया, ठीक है, लेकिन ये सारा करोगे संविधान के दायरे में रह के ना। मुझे बताइए, ये नौटंकी नहीं तो क्या है? लीडर ऑफ अपोजिशन को बुला के बिठा देना, चुनाव आयोग, सीवीसी, सीआईसी, सारे पैनल पे 2 वर्ष से एक होता है। हम्म। या फिर यदि इतनी हिम्मत हो और इतना मादमा हो तो जो अपॉइंटमेंट हो गए उसके सारे नोट डिक्लेयर करें, ओपन करें, मार्केट में रिलीज करें कि आज 2 सीवीसी की अपॉइंटमेंट हुई, ये नाम चर्चा में आए थे 8 नाम, उस 8 नाम में से 2 नाम पे मोदी जी और अमित शाह ने ओके किया, राहुल गांधी ने इन निम्न पॉइंट से उनको ऑब्जेक्शन ले लिया। राहुल गांधी का डिसेंट नोट भी बाहर दे दो, आपने क्यों उनको सिलेक्ट किया ये भी बाहर दे दो, जनता तय करेगी। लेकिन वो गोपनीय दस्तावेज है। राहुल गांधी ने तो बोल दिया कि मैंने भाई विरोध किया, और विरोध इस पॉइंट पे किया, लेकिन सरकार बताए कि इस विरोध को नकारते हुए इस पॉइंट पे उनको सिलेक्ट किया। आप बताइए ना कि इनके पिताजी ने शाखा शुरू करवाई, फिर ये शाखा में लगातार जा रहे थे, ये वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4 जो भी होते उनके पास कर दिए है इन्होंने, फिर कुछ समय तक प्रचारक रहे,
उसके बाद प्रोफेसर बने। आप लिखिए, उसमें डर किस बात का? जब करना ही है खेल तो खुल के करिए, कम से कम वहां तो मर्दानगी दिखाइए। ना ना, सब ढक के होगा। मर्दानगी दिखाना है तो फिर सीआईसी सीवीसी सब खत्म कर दो। अगस्त सितंबर से पद खाली है बाबू, सितंबर में हाँ पद खाली बताइए। है। इस पर जो महोदय थे, उनकी भी नियुक्ति पर अधीर रंजन ने आपत्ति जताई थी, लेकिन नियुक्ति आपत्ति हुई। जताई थी, बिल्कुल। सितंबर से खाली है। सितंबर से, अच्छा, कुल पद इसमें चुनाव सूचना आयुक्त 10 हो सकते हैं, 10 तक, और प्लस एक चीफ सीआईसी हो गया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। 11 में सिर्फ 2 हैं, सिर्फ 2। आप सोचिए, सूचना के अधिकार को खत्म कर दिया इन लोगों ने, सिर्फ 2 हैं। 9 सीआईसी लेकर के 9 खाली है, सीआईसी छोड़ के खाली है, 8 खाली है। 8 खाली है। जो नियुक्ति जो वो है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें 1:3 का अनुपात है, कि मतलब एक पद पर जो लिस्ट, नहीं लिस्ट तो बहुत लंबी बनती है, फिर लिस्ट के बाद जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं, जिसमें कहा गया कि शॉर्ट लिस्ट में सिर्फ एक नाम है। शॉर्ट लिस्ट जब किए जाते हैं तो एक पद पर 3 नाम आते हैं, एक पद पर 3 नाम। 9 पद पे 27, और एक जो है विजिलेंस कमिश्नर, 30 नाम में एक नाम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी से एक नाम था। 30 में एक नाम, मतलब 3.25%। 3.25% इस देश की 85% आबादी को आप 3.25% प्रतिनिधित्व देंगे। सूचना का अधिकार, भाव ने जिसे कहा, सूचना का अधिकार लोकतंत्र को चिरंजीवी बनाने का सबसे बड़ा हथियार है। सबसे बड़ा, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। वो सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं छिपा सकते। मोदी जी के समय में सूचना का अधिकार खत्म। इस देश को एहसान मानना चाहिए, कमियां बहुत सारी हम निकालते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार, यूपीए की सरकार, जिसने लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए, इमरजेंसी की बात बहुत करते हैं ना ये मोदी जी, सशक्त बनाने के लिए सूचना का अधिकार जैसा कानून लाया। सूचना का अधिकार से बड़ा कानून कोई ताकत नहीं है। यही आरटीआई है जो जिले में, तहसील में बैठे अफसरों के नाक में दम कर दी। हर जिले में 10-20 एक्टिविस्ट हुए जो आरटीआई कर करके नाक में दम कर दिए। हालांकि उसमें से कुछ ब्लैकमेलर भी निकल गए, लेकिन बिल्कुल जो फैक्ट है, ब्लैकमेलर भी निकल गए कि वो दस्तावेज निकलवा करके हिसाब किताब करने लगे कि ये देखो मेरे पास कागज आ गया है, बताओ कितने में सेटिंग करोगे। वो सूचना का अधिकार आप खत्म करते जा रहे हो, उस पर शिकंजा कसते जा रहे हो। आप राहुल गांधी के एक, अच्छा, उस दौर में ये जो डिसेंट नोट की बात हुई, असहमति की, असहमति को खारिज किया जाना इस दौर में आम बन गया है। जब न्यायपालिका में, कोलेजियम में जस्टिस नागरत्ना के असहमति को कोलेजियम के बाकी 4 लोगों ने खारिज कर दिया, और गवई ने बड़े गर्व से कहा रिटायरमेंट के बाद कि अगर उनके असहमति, उनके डाइसेंट में दम होता तो लोग उनके साथ खड़े होते। वाली इस दौर में ये बात कहना, आप ये समझिए कि नेताओं नहीं वाली भाषा, बेवकूफ नहीं समझना। नहीं नहीं, फिर उस यादव ने क्या गलत कहा था? हाँ जो हाँ। यादव थे, जस्टिस यादव इलाहाबाद के, उसने क्या गलत कहा था? हम्म, हम्म, बहुसंख्यक, हम्म, बहुसंख्यक कहा था उसने कि जिसकी ज्यादा हाँ, मेजोरिटी वही होगा, उसी के तो हिसाब इस से देश चले। में कानून वही होगा जो हिंदू चाहेगा, यही बोला था ना। हाँ, वही आपने सोफिस्टिकेटेड भाषा में बोला। तो मुझे यादव और इनमें कोई फर्क थोड़ी दिखाई देता है। कोई फर्क नहीं। हम्म, न्यायदान में, न्यायदान में बहुसंख्यकवाद नहीं चलता। न्यायदान में न्याय की परिभाषा मानवता के दृष्टिकोण से की जाती है, मानवीय दृष्टिकोण से की जाती है। इसीलिए मुंबई हाईकोर्ट कहता है कि जब तक शरीर से शरीर का टच नहीं हो जाए तब तक हम मानेंगे नहीं हम्म, कि व्यभिचार हुआ। और इलाहाबाद कोर्ट ने तो कहा कि नाड़ा खोलना, कपड़े उतारना, सीने को टच करना किसी लड़की को, हाँ यह भी नहीं है। हाँ हाँ। तो फिर हबी है क्या, और बचता क्या है? बचता क्या है? जिसने ये न्याय दिया, कल खुदा ना करे उसके घर में किसी महिला के साथ किसी ऐसा हुआ तो क्या कहेंगे?
सम्मान किया महिलाओं का, उनके घर की। मैं व्यक्तिगत नहीं टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन एक घनघोर आपत्ति थी मुझे उसमें, घनघोर आपत्ति थी। किसी महिला जज को ये, महिला जज ये सोचे। सिक्योरिटी में रहते हैं भाई लोग, सिक्योरिटी में 4 आगे 4 गाड़ियां पीछे, ये न्यायपालिका की स्थिति तो बहुत अच्छे से देख ही रहे हैं हम लोग। बेसिकली असहमति जहां भी चयन हो, मतलब सिलेक्शन हो किसी का भी, चाहे वो कॉलेजियम से जज का सिलेक्शन होना हो या चयन होना हो किसी भी सीआईसी सीबीसी का, असहमति वो टूल है कि अगर किसी नाम पर किसी ने भी असहमति कर दी तो उस पर असहमति के विषय पर, असहमति के पॉइंट पर वो डिबेट का विषय हो जाता है कि उसके असहमति के बिंदु पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि यदि एक भी जज उसमें असहमत है तो उस जज को आप मेजोरिटी में मत तोलिए, वो जज है, वो क्वालिफाइड है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लीजिए क्या कहता है, और उनके पॉइंट यदि हो तो उसको नोट कर लेना चाहिए। नोट जब नहीं, रा, जब तक रा, उसकी असहमति को धो, आप उसकी धो, असहमति को सहमति में नहीं धो, तब्दील कर पाते हैं तब धोबी तक नहीं। का, रामायण में धोबी वाला एपिसोड है या नहीं है, हुआ ना हुआ, हम्म, कई उसमें भ्रांतियां हैं, लेकिन यदि उसको हम सच माने हम्म, तो फिर राम ने ये तो नहीं कहा कि धोबियों की पहले परसेंटेज देखो कितने हैं अपने देश में, हम्म। अब इस परसेंटेज ने मुझे कहा तो थोड़ी ना मानूंगा मैं। एक धोबी ने, जर्मनी में 2 या 3 वोटर ने ऑब्जेक्शन लिया, दो दो 2 ने दो ईवीएम पे। उन्होंने ये नहीं देखा इतने बड़े जर्मनी में 2 कर रहे तो क्या मतलब है ना, ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन देख लेना चाहिए। वहां चुनाव आयुक्त कह देता पूरा जर्मनी मेरे पीछे खड़ा है, ये दो राजनीति की बात कर रहे हैं। आप उसको साइंटिफिक रीत्या देखोगे कि नहीं देखोगे, आप उसको एक सोच के हिसाब से देखोगे कि नहीं देखोगे, कि कहोगे नहीं अकेला आदमी बोल रहा तो क्या मतलब है, आप उसको करोगे। चलिए, कम से कम ये जो है असहमति वाली मैं बात तो सामने मैं आ तो गई आगे और और कहता हूं, आधार सामने आ कांग्रेस ने वो पूरा डिसेंट नोट जो है वो गई। पब्लिक कर देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हम्म, कम से कम एक साइड तो पब्लिकली हो जानी चाहिए ट्रांसपेरेंसी के साथ, हम्म, क्योंकि ये सोर्सेज से खबर आई, हम्म, ये बाकायदा, ये डिसेंट नोट हमने दिया और ये डिसेंट नोट हो जाना चाहिए, जैसा बीबी नागरत्ना जी ने अपना स्टेटमेंट बाकायदा ओपन कर दिया। उन्होंने तो बहुत वजह सब बता दी थी कि किस किस वजह से हम कह रहे हैं, सब कुछ रख दिया था, लेकिन ना रख दिया। किसी ने नहीं सुना, क्योंकि सब जगह हाँ। पर वो इधर ही चल रहा है, एक ही नहीं नहीं नहीं, कुएं से उसके लिए भी पानी देखो, भर रहे हैं। बीबी नाग रत्ना का कोई भांजा तो सुप्रीम हाई कोर्ट में आना नहीं था, हाँ। जिनके भांजे हाई कोर्ट में आने थे उनको तो अड़ी हुई थी। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, हाँ, और सब एक मराठी दूसरे में को उसको कहते, मराठी में कहते एक मेकास सहाय्य करू अवगे धरू सुपंत। लेकिन अभी लिखने वालों को थोड़ा सा अभी उसको उनके माफी मांग के मुझे कहना पड़ रहा है, मतलब एक एक दूसरे से सहायता करके एक अच्छे रास्ते पे निकल जाएंगे, उसका अर्थ ये है। लेकिन वर्तमान में ये हो रहा है कि एक मेका से सहाय करूं अवगे धरू कुपंथ, एक दूसरे का सहाय करके किसी बुरे रास्ते पे जाने का रास्ता ही कर लो, हम्म। क्योंकि ऐसा चलिए, एक दूसरे का सहाय, एक दूसरे की मदद जिस तरह से ये हो रही है कि तुम तुम्हारे स्पोक्स पर्सन को लाओ मैं मेरे भांजे को लाता हूं, ये कुपंथ पे जाता है, सुपंथ पे नहीं जाता। नहीं, कुपंथ पे तो हम काफी आगे निकल चुके हैं, कई टोल नाका निकल चुके क्रॉस हैं। कर चुके हैं, कई टोल नाका क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, अब चलिए, इजाजत दीजिए, फिर आते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।